हेलो एंड वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था मई 2023 के करंट अफेयर। शुरुआत हमने की थी जैन 2023 से। तो आज हम डिस्कस करेंगे जून 2023 के करंट अफेयर इन हिंदी मीडियम। आई होप कि आप सभी ने प्रीवियस जो वीडियोस है वो आपने कंप्लीट देख ली होंगी, जो इनको कंटिन्यू देख रहे हैं और जिनको समझ में आ रहा है। और आपके नोट्स जो हैं वो शॉर्ट में बन ही रहे होंगे। कुछ एक दिन रह गए हैं आपके एचएस के एग्जाम के लिए, तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होगी, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूँ। और टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे होंगे और उसका रिवीजन भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो जो इस वीडियो पर नए हैं वो वीडियो को शेयर भी करें। शेयर करना आप शायद भूल रहे हैं, तो शेयर भी करें इसको। और लाइक शेयर तो आप कर ही रहे हैं। तो बिहार में सबसे शुरुआत करते हैं। बिहार में विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर का निर्माण शुरू। तो रामायण मंदिर सबसे बड़ा कहाँ पर ओपन हो रहा है? बिहार में। तो बिहार के पूर्व जो पूर्वी वाला इलाका है, चंपारण वाला इलाका, तो चंपारण में आप महात्मा गांधी जी से रिलेट कर सकते हैं। 20 जून को विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बिहार का यह मंदिर कंबोडिया के प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर परिसर से भी ऊंचा होने की संभावना है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि ये वाला जो मंदिर है वो आखिरकार कहां पर है। रामायण मंदिर का निर्माण 3.76 लाख वर्ग फुट की विशाल भूमि पर किया जाएगा। यह स्मारकीय संरचना आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में काम करेगी और इसमें जो लागत है वो लगभग इतनी लगेगी। कंबोडिया की अगर हम बात करें, राजसी अंकोर वाट परिसर, रामेश्वर के रामनाथ स्वामी मंदिर और मदुरई के मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर ने मंदिर के डिजाइन को प्रभावित किया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में कि ये मंदिर आखिरकार कहां पर है। नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा के लिए विश्व बैंक का $255.5 मिलियन का लोन। किसके लिए? ये कह रहा है कि तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार के लिए, उसके लिए। अब ये प्रीलिम के लिए उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि प्रीलिम के लिए यहां से क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है। फिंच ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ाकर के 6.3% कर दिया है। तो ये भी स्टेटमेंट डायरेक्टली पूछ जाती है कि कितना, किसके द्वारा। फॉर एग्जाम्पल आईएमएफ ने क्या बोला है कि जो भारत की जीडीपी है वो किस दर से बढ़ेगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फिंच रेटिंग क्या है? एक अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। यह 1975 में अमेरिकी प्रतिभूति और विनय आयोग द्वारा निर्मित 3 राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सांख्यिकी रेटिंग संगठनों में से एक है। इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क और लंदन में स्थित है। ये आपको याद रखना है इसके से। आरबीआई ने 3 बड़े बैंकों पर जुर्माना लगाया है। अब कौन से ये 3 बड़े बैंक हैं? उनमें जम्मू एंड कश्मीर बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक्सिस बैंक का नाम शामिल है। थोड़ा बहुत आप इसको याद रख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। ये जुर्माना बैंकों द्वारा रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस में कमियों के आधार पर इन पर लगाया गया है। साहित्यिक अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार की घोषणा। तो 2023 के लिए अपने बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 22 प्राप्तकर्ताओं और युवा पुरस्कारों के 22 विजेताओं की सूची जो है की घोषणा की गई है। साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 के लिए बाल साहित्य पुरस्कार और युवा पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए सूर्यनाथ सिंह की पुस्तक कौतुक ऐप का चयन किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हिंदी में बाल साहित्य पुरस्कार के लिए सूर्यनाथ सिंह की कौतुक ऐप, नाम याद रखना है। और हिंदी के लिए युवा पुरस्कार अतुल कुमार राय के उपन्यास चांदपुर की चंदा को चुना गया है। बाल साहित्य पुरस्कार के लिए लेखिका सुधा मूर्ति को ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक उनकी कहानियों के संग्रह के लिए सम्मानित किया जाएगा। अगर हम बाल साहित्य पुरस्कार के अन्य विजेताओं की बात करें तो ये हैं, लेकिन आपको पूरे के पूरे याद रखने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं। हुरन इंडिया की 2022 की मूल्यवान कंपनियों की सूची जारी की गई है। यह सूची जो है वो 6 महीने की अवधि के दौरान शीर्ष 500 कंपनियों के मूल्य में बदलाव को ट्रैक करती है कि उनमें आखिरकार कितने चेंजेस आए। 30 अक्टूबर 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक कितने चेंजेस आए, ये इसमें प्रदर्शित होता है, लेकिन ये प्रीलिम से उतना जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 और 23, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं उनके द्वारा वर्ष 2022 और 23 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो पुरस्कार है वो प्रदान किए गए। इन पुरस्कारों का प्राथमिक उद्देश्य पूरे भारत में नर्सों के उल्लेखनीय कार्यों को स्वीकृत करना और उनकी सराहना करना है। पुरस्कार नर्सों को उनकी समर्पित सेवा जारी और रोगी देखभाल में उत्कृष्टता के लिए प्रयास के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करती है।
राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1973 में हुई थी और भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दी जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, किससे रिलेटेड है, कब इसकी शुरुआत हुई। उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक नई दिल्ली में सफदरगंज अस्पताल में खोला गया है। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का पहला स्किन पार्क नई दिल्ली के सफदरगंज, सॉरी उत्तर भारत का, उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का सबसे पहला तो स्किन बैंक जो है नई दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में। यह सुविधा एक भंडार के रूप में कार्य करती है जहां मृत दाता अपनी त्वचा दान कर सकते हैं, जिनका उपयोग जलने के उपचार में किया जा सकता है। मृतदाता मृत्यु के 6 घंटे के भीतर अपनी त्वचा दान कर सकते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए अगर इस तरीके से क्वेश्चन कुछ आता है। एक बार दान करने के बाद त्वचा एक प्रसंस्करण क्रिया से गुजरती है और फिर जलने और आघात के रोगियों के इलाज के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह गंभीर रूप से जलने और चोटों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने में योगदान है। और देश में कुल 16 स्किन बैंक हैं जहां मृत व्यक्तियों की त्वचा दान की जाती है। 16 स्किन बैंकों में से 7 महाराष्ट्र में, 4 चेन्नई में, 3 कर्नाटक में, 1 मध्य प्रदेश और 1 उड़ीसा में स्थित है। टाइम मैगजीन की 100 प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट जारी की गई है। अगर इन कंपनियों की बात करें हम, इस लिस्ट में भारतीय कंपनी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई और फैशन प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनियां मीशो, आपने मीशो का नाम सुना होगा और आपने वहां से क्लोथिंग जो है वो आप वहां से बाय करते होंगे। टाइम मैगजीन की लिस्ट में ओपन एसआई, स्पेसएक्स, चेसकॉम और गूगल डीप माइंड जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो प्रभावशाली लिस्ट की कंपनी जारी की गई है। अगर हम टाइम मैगजीन की बात करें तो टाइम मैगजीन लगभग 100 साल पुराना वैश्विक मीडिया ब्रांड है जो अपनी मैगजीन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से 105 मिलियन से अधिक दर्शकों तक पहुंचता है, विच इज इंपॉर्टेंट। टाइम लोगों और उनके विचारों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में मदद करता है। वैश्विक लैंगिक पुरस्कार, अगर हम वैश्विक लैंगिक पुरस्कार की बात करें तो ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत लैंगिक असमानता के मामले में 146 देशों में से 127 पर है, जो कि बहुत बुरी चीज है। और लास्ट टाइम में भी हमने एक रिपोर्ट के बारे में देखा था और रिपोर्ट के 2022 संस्करण में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत को 135वें स्थान पर रखा है। तो यहां पर 2023 के अनुसार भारत लैंगिक असमानता में 146 देशों में कितने नंबर पर है? 127 में। और रिपोर्ट के 2022 की अगर हम बात करें तो भारत 135वें स्थान पर रखा गया था। पिछले संस्करण के बाद से भारत में 1.4% अंकों और 8 पदों का सुधार हुआ है, जो 2020 की समता स्तर की ओर आंशिक सुधार को दर्शाता है। आइसलैंड लगातार 14वें वर्ष विश्व में सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाला देश बना है और 90% से ज्यादा लैंगिक अंतर को बढ़ाने वाला इकलौता देश है, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। प्रीलिम मेंस दोनों के लिए जरूरी है। सूचकांक में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 142वें, बांग्लादेश को 59वें और चीन को 107वें, नेपाल को 116वें, श्रीलंका को 115वें और भूटान को 103वें स्थान पर रखा गया है। आपको भारत की जो रैंकिंग है वो तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मान दिया गया है। तो सिंपली आपको याद रखना है कि WHO को के जो डायरेक्टर है, महानिदेशक हैं, उनको कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है। या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला जो रिसेंट अवार्ड है ओलंपिक ऑर्डर, ये किसको दिया गया था हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने अध्यक्ष थॉमस वॉक ने 20 जून 2023 को ओलंपिक हाउस में डॉक्टर टेड्रोस को ओलंपिक ऑर्डर प्रदान किया। और IOC और WHO की नवीनतम सहयोग इस वर्ष ओलंपिक दिवस के लिए लेटेस्ट मूव अभियान है। अब लेट्स मूव अभियान क्या है? लेट्स मूव अभियान शारीरिक रूप से सक्रिय होने के महत्व पर केंद्रित करता है और नियमित व्यायामों के लाभों पर प्रकाश डालता है। रोनाल्डो 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। सिंपल पहली लाइन आपको याद रखनी है कि रोनाल्डो 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन चुके हैं। रविचंद्रन अश्विन टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर, यह भी आपको पहली लाइन याद रखनी है। अगर ICC की रैंकिंग हम बात करते हैं तो उसमें पहले स्थान पर रविचंद्रन अश्विन है टेस्ट रैंकिंग में। व्हाट्सएप ने साइलेंस
अननोन कॉलर्स फीचर लॉन्च किया है। तो व्हाट्सएप का नया फीचर है, उसमें आपको प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी जानने की ज़रूरत है नहीं। साइलेंस अननोन कॉलर, ये किसकी सुविधा, किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है वो आपको याद रखना है। व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। इसको व्हाट्सएप के द्वारा लॉन्च किया गया और इसकी मदद से क्या करेंगे, कोई स्पैम कर रहा है, अज्ञात लोगों को कॉल आ रहे हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है इससे, साइलेंस अननोन कॉलर से। फिर आपके पास है NHAI, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म हाल ही में किसने शुरू किया है? NHAI ने। यह पहल प्राधिकरण को सड़क डिजाइन, निर्माण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण जैसे विषयों पर विशेषज्ञों और नागरिकों के साथ अनुभव और जानकारी साझा करने में मदद करेगी। अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI क्या है? इसका संगठन संसद के एक अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिटेन ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग शुरू की है। किसने? ब्रिटेन ने। जो विकासशील देश हैं उनके लिए नए लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू की हुई है। तो सामान्यकृत तरजीही योजना यानी कि GSP की जगह एक नई व्यवस्था, विकासशील देशों के लिए व्यापार योजना DCTS को लागू किया गया है। ब्रिटेन के शुल्क लाभ योजना GSP को वापस लेने के फैसले से चमड़ा और कपड़ा जैसे कुछ श्रम आधारित क्षेत्रों में भारतीय निर्यातक प्रभावित हो सकते हैं। तो अमेरिका, भारतीय, यूरोपियन संघ है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और कई अन्य देश अपनी GSP योजनाओं के तहत विकासशील देशों को आयात शुल्क कराते रहते हैं। तो ये उतना इंपॉर्टेंट प्रीलिम से नहीं है। स्वामीनाथन जानकी रमन RBI के नए डिप्टी गवर्नर पूछा जा सकता है। तो पहला ही सिंपली यही स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि RBI के प्रेजेंट गवर्नर कौन है, वो और वो कौन से वे RBI गवर्नर है। वह चौथे हैं, पांचवें हैं या 30वें हैं, 40वें हैं, कौन से हैं? अगर भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और रिजर्व बैंक को केंद्रीय कार्यालय है कोलकाता में स्थित किया गया है, जिसे वर्ष 1937 में स्थायी रूप से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी। सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है कि शांति, संवाद और सहयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। यह पुरस्कार इस वर्ष 22 अक्टूबर को फ्रैंकफर्ट में प्रदान किया गया। रुश्दी को अपने विवादास्पद उपन्यास दी सैटेनिक वर्सेस के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त हुई है। अगर हम जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार 1950 में स्थापित किया गया। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने साहित्यिक कार्यों के माध्यम से राष्ट्रों और संस्कृतियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया गया है। तो कब स्थापना की गई है? 1950 में। इस बार दिया गया सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उन्होंने अपने दूसरे उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रंस 1881 में से प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसे 1981 में बुकर पुरस्कार मिला। उनके अधिकांश प्रारंभिक उपन्यास भारतीय उपमहाद्वीप पर आधारित हैं, विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि जर्मन बुक ट्रेड 2023 का शांति पुरस्कार और उसके बाद किसको दिया गया, कब ये बना और सलमान रुश्दी किससे संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्स वर्स्टैपेन ने कैनेडियन ग्रां प्री जीती। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल याद रखना है यही स्टेटमेंट कि किसके द्वारा जीता गया। इसकी कैनेडियन की बात करें, हम कैनेडियन ग्रां प्री की बात करें तो 1981 से आयोजित एक वार्षिक मोटर रेसिंग इवेंट है और 1967 में फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप का हिस्सा रहा है। IPS अधिकारी रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख। तो रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो IPS अधिकारी रवि सिन्हा, नाम याद रखना है सिर्फ।
अगर हम रॉ की बात करते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और एजेंसी का प्राथमिक कार्य विदेशी खुफिया जानकारी, आतंकवाद का मुकाबला, प्रसार विरोधी भारतीय नीति निर्माताओं को सलाह देना और भारत के विदेशी सामरिक हितों को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट हमारे पास है संयुक्त अभ्यास खान संयुक्त अभ्यास खान केस्ट 2023। तो किस किस के बीच में हुआ है? तो यह अभ्यास संयुक्त रूप से मंगोलियाई जो सशस्त्र बल है और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमांड द्वारा प्रायोजित हुआ गया और 20 से अधिक देशों के सैन्य दल इसमें पार्टिसिपेट किया। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व गढ़वाल राइफल्स की एक टुकड़ी द्वारा इसमें किया गया। गहरे समुद्र में समुद्री जीवों की सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि, जो डीप ओशन में समुद्री जीव हैं उनकी सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि की गई, जिसमें अगर बात की जाए तो खुले समुद्र में समुद्री जीवों की रक्षा के लिए ये पहली संधि को अपनाया और उन 193 सदस्य देशों ने बिना किसी आपत्ति के इसको मंजूरी भी दे दी। तो ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में चला हुआ है। अगर संयुक्त राष्ट्र महासचिव की बात करें जिनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा कि संधि ऐसे नाजुक समय पर हो रही है जब महासागर कई मोर्चे पर खतरे का सामना कर रहा है, चाहे वो कोरल ब्लीचिंग हो, चाहे आप उसमें ऑयल फेंक रहे हो, चाहे मछलियाँ वहाँ से ले रहे हो, खनन कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें, पॉल्यूशन है। राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर के समुद्र को खुला समुद्र कहा जाता है, जो राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर है, जहां जैव विविधता की रक्षा के लिए 20 वर्षों से ज्यादा अवधि से संधि के लिए बातचीत चल रही है। खुला समुद्र पृथ्वी का लगभग आधा हिस्सा है और नई संधि 20 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में विश्व अभिनेताओं की वार्षिक बैठक के दौरान हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत की गई और की जाएगी। 60 देशों द्वारा इसकी पुष्टि करने के बाद यह नई संधि प्रस्ताव में आ जाएगी। तो इसको ये संधि जो है वो न्यूज में है और 193 देशों ने बिना किसी आपत्ति के इसको मंजूरी दे दी। भवानी देवी ने एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता। तो कांस्य पदक उतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने जीता, जो तो अच्छा जीता, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो वो ज़्यादा पूछा जाता है। फिर उसके बाद जैसे ब्रोंज हो गया, वो भी कई बार पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर गोल्ड मेडल पूछा जाता है। अरुंधति रॉय को यूरोपियन निबंध पुरस्कार दिया गया। तो अरुंधति रॉय को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए 45वां यूरोपियन निबंध पुरस्कार, इंपॉर्टेंट फिर से प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, और यह पुरस्कार चार्ल्स विलन फाउंडेशन द्वारा दिया जाएगा। अरुंधति रॉय का यह सम्मान 2021 में प्रकाशित आज़ादी नामक निबंध संकलन के फ्रेंच अनुवाद के लिए दिया गया है। आज़ादी कल्पना और वैकल्पिक कल्पनाओं पर जोर देते हुए एक तेजी से अधिनायकवादी विश्व में स्वतंत्रता की अवधारणा की पड़ताल करती है। अरुंधति को यह पुरस्कार स्विस शहर लाजोन में 12 सितंबर को दिया जाएगा। अरुंधति रॉय ने 1997 में अपना पहला उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। तो इंपॉर्टेंट है, इनसे हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो जो अभी बताया मैंने आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर यूरोपियन निबंध पुरस्कार की बात की जाए तो यह पुरस्कार उत्कृष्ट निबंधों को मान्यता प्रदान करता है जो वर्तमान समाजों, उनकी प्रथाओं और विचारधाराओं की आलोचना करते हैं। यह साहित्यिक परिदृश्य में अपनी दीर्घकालिक उपस्थिति को उजागर करने के लिए 1975 से सम्मानित किया जा रहा है। तो 1975 से दिया जा रहा है। इस बार किसको दिया गया? अरुंधति रॉय को। उनका जो निबंध था उसका नाम था आज़ादी, और साथ ही साथ में अरुंधति रॉय ने 1997 में अपना पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार जीता था। अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए निवेश की घोषणा की, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम बट मेंस के लिए जरूरी हो सकता है। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है, इंपॉर्टेंट हो गया। तो वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। गीता प्रेस को यह पुरस्कार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में असाधारण योगदान के लिए सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने की घोषणा का प्रदान करने का निर्णय लिया है। गीता प्रेस ने 14 भाषाओं में 41 करोड़ में से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भगवद गीता शामिल है। तो ये आपके प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी हो गया। और बात करें गीता प्रेस वर्ष 2023 में स्थापित विश्व की सबसे बड़ी प्रकाशकों में से एक है। तो इसको आप याद रखिएगा, प्रीलिम से ज़रूरी है। गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार दिया गया। गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत को दर्शाता है।
गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर 1995 में शुरू किया गया था। 125वीं नहीं होगा, यहाँ पर 25वीं होना चाहिए था, है ना। 25वीं नहीं, थोड़ा ये है यहाँ पर। भारत ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता। किसको हरा करके? लेबनान को हराकर। तो पहली स्टेटमेंट याद रखना सिर्फ। सात्विक साईराज रैंकी, रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन जीता। नाम याद रखना सिर्फ। ब्रिटेन ने पाकिस्तान में पहली महिला दूत जैन मेरिट को नियुक्त किया। तो ब्रिटेन ने पाकिस्तान में अपनी पहली जो महिला दूत है उनको नियुक्त किया है, जिनका नाम है जैन मेरिट को नियुक्त किया है। एनएचपीसी ने उत्तम लाल को निदेशक नियुक्त किया है। तो विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के आदेशों के द्वारा एनएचपीसी के निदेशक मंडल ने उत्तम लाल को निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसकी बात करें हम तो इसकी स्थापना जो थी 1975 में की गई। इतना आप याद रख सकते हैं। गोपीचंद हिंदुजा ने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। तो सिंपल है, उतना जरूरी है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रैमी विजेता फालू के साथ गाना लिखा। प्रधानमंत्री ने, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रीलिम के लिए जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय मूल के ग्रैमी पुरस्कार विजेता गायक फालू के साथ एक विशेष गीत गाया, जिसका उद्देश्य बाजरा के लाभों और वैश्विक भूख है उसको संबोधित करने की इसकी क्षमता को बढ़ावा देना है। 16 जून 2023 को फलू और गौरव शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित अबंडेंस ऑफ मिलेट नामक एक ट्रैक जारी करेंगी। तो इंपॉर्टेंट है ये। बाजरा के महत्व को मान्यता देते हुए वर्ष 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय योग के रूप में नामित किया गया है। अंग्रेजी और हिंदी में लिखे इस गीत के माध्यम से बाजरा की शक्ति पर प्रकाश डाला जाएगा। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स की हम बात की जा रहे हैं 2023 को, जिसमें मिलेट्स के जो बेनिफिट्स है उनके बारे में बताया गया है। रामचंद्र गुहा की पुस्तक को एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार दिया गया। ये भी प्रीलिम के लिए जरूरी है। तो भारतीय इतिहासकार और लेखक रामचंद्र गुहा, जिनकी पुस्तकें आपने बहुत ज़्यादा देखी होंगी, पुस्तक का नाम है रिवेल्स अगेंस्ट द राज वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम, ने ऐतिहासिक जीवनी 2023 के लिए एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। पुस्तक ब्रिटेन, अमेरिका और आयरलैंड के 7 व्यक्तियों की कहानी बताती है जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई में शामिल हुए थे। ऐतिहासिक जीवनी के अनुकरणीय कार्य करने वालों का यह पुरस्कार दिया जाता है। लॉन्गफोर्ड पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 2003 में फ्लोरा फ्रेजर और पीटर सोरेस ने ब्रिटिश साहित्य इतिहासकार एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड की याद में किया था। तो दोनों जरूरी हो गए यहाँ से, रामचंद्र गुहा, उनकी पुस्तक और ये लॉन्गफोर्ड पुरस्कार। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप का अनावरण किया गया, जो उतना जरूरी नहीं है। दुग्ध संकल्प साथी ऐप का अनावरण। डीडी इंडिया और आकाशवाणी सबसे अधिक विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन। तो सिंपल सा याद रखना है, ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन। तो पूर्वोत्तर जो सीमांत रेलवे के गुवाहाटी स्टेशन है उसको 13 जून 2023 को यात्रियों को उच्च गुणवत्ता पौष्टिक भोजन प्रदान करने की मान्यता में FSSAI यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान किया गया। तो यह दर्जा पाने वाला पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है वो पहला रेलवे स्टेशन बन गया है पूर्वोत्तर का। मानक खाद्य भंडारण और स्वच्छता का पालन करने वाले रेलवे स्टेशनों को FSSAI द्वारा ईट राइट प्रमाणन प्रदान करता है। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट। भारतीय नौसेना का आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख, हेलो लद्दाख, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रीलिम से जरूरी है। तो भारतीय नौसेना ने नौसेना के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लद्दाख के प्राचीन राज्यों में युवतियों और नागरिक समाजों के साथ जुड़ने के लिए 15 जून 2023 को जूली लद्दाख या फिर हेलो लद्दाख, तो किसने, भारतीय नौसेना ने नामक एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया। यह आउटरीच कार्यक्रम उत्तर पूर्व क्षेत्र में भारतीय नौसेना के सफल प्रयासों और सैम नो बहुरुणा कार अभियान का अनुसरण करते हैं, जिनका उद्देश्य तटीय राज्यों में नागरिकता से जुड़ना है। इस कार्यक्रम के लिए नियोजन आउटरीच गतिविधियों में एक मोटरसाइकिल अभियान शामिल है। तो जूली लद्दाख पहल के प्रमुख उद्देश्य क्या है?
इसमें उद्देश्य है आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना, जो भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल का प्रतीक है। अग्निपथ योजना सहित भारतीय नौसेना द्वारा पेश किए गए कैरियर के अवसरों को उजागर करना। सिंपल सी बात यह है कि जो लद्दाख के लोग हैं, यहाँ के युवक युवतियाँ, नागरिक समाज, उन सभी को जोड़ना है, उनको अवगत करवाना है। युवाओं को भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए प्रेरित करवाना और क्षेत्र में नौसेना के दिग्गज और वीर नारियों यानी युद्ध विधवाओं के साथ बातचीत करना, ये सभी जूली लद्दाख या हेलो लद्दाख का हिस्सा है, इस अभियान का हिस्सा है। आरबीआई चीफ शक्तिकांत दास को मिला गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया? आरबीआई के जो चीफ हैं शक्तिकांत दास, इनको दिया गया है। बात करें नेक्स्ट की, फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 सूची में एनटीपीसी 433वें स्थान पर। तो फोर्ब्स की लिस्ट में भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने 2023 के लिए फोर्ब्स की द ग्लोबल 2000 सूची में 52 पायदान चढ़कर 433 रैंक हासिल की है, विच इज इंपॉर्टेंट। एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी भारत सरकार के स्वामित्व में संचालित कोयला आधारित बिजली संयंत्र है। यह 1975 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कॉर्मिक मैकार्थी का निधन। तो उपन्यासकार पुलित्जर पुरस्कार विजेता उपन्यासकार कॉर्मिक मैकार्थी का निधन हो गया है, विच इज इंपॉर्टेंट कि हाल ही में जिनका निधन हुआ था कॉर्मिक मैकार्थी, तो किस चीज से रिलेटेड है? इनके द्वारा कुछ उपन्यास लिखे गए हैं, जैसे दी रोड, जैसे कि ब्लड मेरिडियन, ऑल द प्रिटी हॉर्सेस जैसे लोकप्रिय उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं। मैकार्थी के उपन्यास ऑल द प्रिटी हॉर्सेस 1992 को राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार दिया गया और इस किताब पर एक फिल्म भी बनाई गई है। भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा जो शहर है वो मुंबई है। जी, सिंपल सी पहली वाली लाइन आप याद रख सकते हैं। और तेलंगाना की 5 इमारतों और संरचनाओं को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार, तो ये भी आपको प्रीलिम के लिए जरूरी है। क्या क्या कहते हैं देखिए इसमें, शहरी और रियल एस्टेट श्रेणी क्षेत्र की श्रेणी में सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार प्राप्त करने के लिए तेलंगाना से 5 इमारतों और संरचनाओं का चयन किया गया है। ये पुरस्कार लंदन में स्थित एक स्वतंत्र गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संगठन द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। तेलंगाना में चयनित इमारतें हैं उनमें पहला है मोजिम जाही मार्केट, जो अभी राष्ट्रीय श्रेणी में है। दुर्गम चेरुबू केबल पुल ब्रिज यानी पुल श्रेणी में। बी आर अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन, तेलंगाना पुलिस का एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर और यदाद्री मंदिर। थोड़ा बहुत आप याद रख सकते हैं प्रीलिम के लिए कि कहाँ की कि जो 5 मंजिलें हैं, जब 5 जो इमारतें हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार दिया गया है। फोर्ब्स की 2000 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज 45वें स्थान पर, थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, अभी ये ऊपर भी आया था एनटीपीसी की जहां पर बात आई थी। परमाणु हथियार पर सीपरी रिपोर्ट 2023 क्या कहती है? ये कहती है, इस रिपोर्ट के जो मुख्य बिंदु है वो आपको याद रखने हैं। विश्व में पिछले वर्ष एक वर्ष में परमाणु हथियार बढ़े हैं। जो पिछला वर्ष है उसमें परमाणु हथियार बढ़े हैं और परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ने से इसके परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। इस समय पूरे विश्व में 12,512 हथियार हैं। इसमें सबसे ज्यादा जखीरा चीन के पास है और जनवरी 2022 में चीन के पास 350 परमाणु हथियार थे, जो जनवरी 2023 में बढ़कर 410 हो गए। तो 350 से बढ़कर कितने हो गए? 410 हो गए, जो कि एक चिंता का विषय है। ये देश अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल है, जहां पर सबसे ज्यादा परमाणु के भंडार हैं, जो परमाणु हथियार बढ़ाने में लगे हुए हैं। उसके बाद रूस और अमेरिका के बीच परमाणु हथियारों को लेकर पारदर्शिता में कमी आई है और रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। नेक्स्ट हमारे पास है भारतीय नौसेना का चौथा युद्धपोत संशोधक लॉन्च हुआ है। तो भारतीय नौसेना का चौथा सर्वे वेसल्स लॉन्च, जिसका नाम संशोधक है, 13 जून को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। अब संशोधक जहाज, जिसका अर्थ है शोध करता है, एक सर्वेक्षण पोत के रूप में जहाज की प्राथमिक भूमिका को प्रदर्शित करता है और भारतीय नौसेना के लिए GRSE या LNT द्वारा शुरू की गई परियोजना रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए देश के संकल्प को प्रदर्शित करती है। उरुग्वे ने इटली को हरा करके अंडर-20 फुटबॉल कप जीता। पहली ही लाइन याद रखनी है, सिर्फ ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। तो फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप
टूर्नामेंट पहली बार 1977 में फीफा वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप के रूप में आयोजित हुआ था। 2005 में इसका नाम बदल करके फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप कर दिया गया था। यूपी के 75 जिलों में GEM की वर्कशॉप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मतलब GEM। ब्लूटूथ एंड एयर ड्राफ्ट के प्रयोग पर रोक लगाने की चीन की योजना, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर फिल्म्स। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के CEO नियुक्त किए गए हैं, ये भी उतना जरूरी नहीं है, तो पहली लाइन आप याद रख सकते हैं। नितिन अग्रवाल सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए। तो नितिन अग्रवाल को सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में, अब सीमा सुरक्षा बल की अगर बात करें तो 1 दिसंबर यानी कि BSF 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई थी BSF की। और BSF की जिम्मेदारी शांति के समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियंत्रण निगरानी रखना है और भारत भूमि की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से रोकना है। तो ये आपको याद रखना है। नितिन अग्रवाल इससे पहले CRPF के अतिरिक्त महानिदेशक थे, अब इन्हें सीमा सुरक्षा यानी BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत ने महिला जूनियर हॉकी एशिया कप जीता, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसको हरा करके? तो दक्षिण कोरिया को हरा करके। महिला हॉकी जूनियर एशिया कप टूर्नामेंट की शुरुआत 1992 में हुई थी और इसका आयोजन हर 4 सालों के बाद होता है। फ्रेंच ओपन 2023 की भी बात की गई है यहाँ पर। तो नोवाक जोकोविच ने केस्पर-रूड को हरा दिया है और जोकोविच का ये 23वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। जोकोविच सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तीसरे नंबर पर रोजर फेडरर हैं जिन्होंने 20 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। तो नाम याद रखना है किसके द्वारा जीता गया है, एग्जाम में यही पूछा जाता है। INS त्रिशूल की डरबन यात्रा, तो भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS त्रिशूल 6 से 9 जून 2023 को डरबन की यात्रा पर था और भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों की बहाली के 30 वर्ष पूरे होने पर दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से उतारे जाने की घटना के 130 वर्ष पूरे होने के अवसर को चिन्हित करने के लिए युद्धपोत डरबन की यात्रा पर था। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी को एक ट्रेन से निकाल दिया गया था जिसने भेदभाव के खिलाफ उनकी लड़ाई को प्रेरित किया था। यहीं पर उनको जब वो पहले डिब्बे में बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे, तो उनको बाहर से निकाल दिया कि भैया यहाँ पर सिर्फ गोरे लोग बैठ सकते हैं, भारतीय यहाँ पर नहीं बैठ सकते हैं। INS त्रिशूल युद्धपोत की डरबन यात्रा भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के साथ साथ 30 वर्ष पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच राजनयिक संबंधों का हिस्सा है। नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया को खाद्य सहायता रोकी, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संयुक्त राष्ट्र ने इथियोपिया को खाद्य सहायता रोकी। तो इथियोपिया को लगभग 120 मिलियन की जनसंख्या में से 20 मिलियन इथियोपियाई सूखे और संघर्ष के कारण खाद्य सहायता पर निर्भर है। तो अब क्या हुआ, इथियोपिया में अधिकांश सहायता यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और विश्व खाद्य कार्यक्रम से आती है। अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम, तो यह संयुक्त राष्ट्र के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में की थी, जिसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है। फेडरल बैंक ने I am अड्यार इज मी अभियान शुरू किया। तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? I am अड्यार इज मी। यह अभियान बैंकिंग उद्योग में अपनी तरह की पहली माइक्रो मार्केटिंग पहल है। इसके आगे सक्रिय ज्वालामुखी किलाउआ में विस्फोट, तो ये याद रखना है कि ये कहां पर है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमेरिकी भूविज्ञान सर्वेक्षण के अनुसार हवाई में दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी किलाउआ 3 महीनों के विराम के बाद फिर से फूटना शुरू हुआ है। इसे विश्व के सक्रिय ज्वालामुखियों में से स्थान प्राप्त है तथा इसका आकार गुंबद के समान है। किलाउआ के पश्चिमी और उत्तरी ढलान इसके पास की ज्वालामुखी मूना लाओ के साथ विलय होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। फिर किलाउआ ज्वालामुखी ये कहां पर है, तो ये हमने देख लिया, हवाई। नेक्स्ट न्यूज वी हैव वी अनंतरमन क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर हमारे पास है DD एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन, तो इतना ही याद रखिएगा। DD एंकर एक एंकर गीतांजलि अय्यर का निधन हो चुका है। भारतीय नौसेना के वरुणास्त्र टॉर्पीडो का पहला युद्ध परीक्षण किया गया। तो स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित भारी वजन और टॉर्पीडो वरुण शस्त्र का 6 जून 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र के नीचे के लक्ष्यों के खिलाफ
लाइव वॉरहेड के साथ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। तो ये वरुणास्त्र जो है देश में विकसित किए गए हैवी वेट टॉर्पीडो का नाम है। यह स्वदेशी नौसेना की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाएगी, विच इज इंपॉर्टेंट अगेन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। फिर उसके बाद है देश भर में महिला सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए गए हैं। तो महिला सुरक्षा के लिए 733 वन स्टॉप सेंटर, तो मेंस में आप ये लिख सकते हैं, मेंस में ये लिख सकते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक 11 लाख स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। वन स्टॉप सेंटर महिलाओं के लिए पुलिस, चिकित्सा, कानूनी सहायता और परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था करता है। वन स्टॉप सेंटर यानी कि सभी जो भी सुविधाएं हैं महिलाओं के लिए वो एक ही स्थान पर दी जाएंगी। उसके बाद है उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना की शुरुआत की। थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। चेन्नई से श्रीलंका के लिए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च किया गया। तो भारत ने 5 जून 2023 को चेन्नई से श्रीलंका के लिए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च किया है और 750 यात्रियों को लेकर MV एम्प्रेस अपने 5 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका के 3 बंदरगाहों का दौरा करेगी। MV एम्प्रेस श्रीलंका में 3 बंदरगाहों हम्बनटोटा, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, हम्बनटोटा, त्रिंकोमाली और कांके सतुरई का दौरा करने, जिसके बाद वो चेन्नई वापस लौट आएगी। इंपॉर्टेंट है कि चेन्नई से श्रीलंका के लिए देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जहाज लॉन्च किया गया है, MV एम्प्रेस। भारतीय मूल के प्रोफेसर जोईता गुप्ता को डच नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपका होगा। तो भारतीय मूल की जो प्रोफेसर है जिनका नाम है जोईता गुप्ता को प्रतिष्ठित स्पिनोजा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इस पुरस्कार को डच नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। नीदरलैंड अनुसंधान परिषद ने 7 जून 2023 को इन पुरस्कारों की घोषणा की थी। अब राज्यों का 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हो गया है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें आप देख सकते हैं कि केरल, पंजाब, तमिलनाडु बड़े राज्यों की श्रेणी में, गोवा बड़े राज्यों में, ये फिर आपका गोवा, मणिपुर छोटे राज्यों की श्रेणी में पुरस्कार प्रदान किए गए। 2023-24 में मुद्रास्फीति 5.1% रहने का RBI का अनुमान है। तो मुद्रास्फीति कितनी रहेगी? 5.1% रहेगी रिजर्व बैंक के अनुसार। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का नया महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सिंपली इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर आप भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI की अगर बात करें, ठीक है, GSI की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1851 में की गई थी। इंपॉर्टेंट है। इसके 6 कार्यालय हैं, लखनऊ, जयपुर, नागपुर, हैदराबाद, शिलोंग और कोलकाता। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक ये परीक्षण किया गया है। तो नई पीढ़ी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अग्नि प्राइम का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 7 जून 2023 को उड़ीसा तट के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। यह मिसाइल 3 सफल परीक्षण के बाद यूजर द्वारा आयोजित पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्य करता है। अग्नि प्राइम मिसाइल की अगर बात करें तो अग्नि प्राइम मिसाइल अग्नि सीरीज की ही नई जनरेशन की मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 11,000 किलोग्राम है। यह मिसाइल 2,000 किलोमीटर की दूरी तक किसी भी लक्ष्य को मार गिराने की क्षमता रखती है और यह मिसाइल एक साथ कई टारगेट ध्वस्त कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है शांतनु गुप्ता का नया उपन्यास अजय टू योगीनाथ। तो ये योगी आदित्यनाथ पर आधारित जो उपन्यास है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, विच इज इंपॉर्टेंट। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। तो कहाँ का सर्वोच्च? ये है सूरीनाम का। मैप में देखिएगा सूरीनाम कहाँ पर है। यूक्रेन का काखो बका बांध ध्वस्त हो चुका है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस ने 6 जून 2023 को नोवा कखोबका बांध को ब्लास्ट करके उड़ा दिया है। यह बांध यूक्रेन के खेरसान क्षेत्र में स्थित है। इस बांध का क्षेत्र वर्तमान में रूस के कब्जे में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। घाना की लेखिका और नारीवादी अमा अदा एडू का निधन। तो पहली ही लाइन आपको याद रखना है, इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत आपको नहीं है। विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया गया है, इसकी आपको थीम पूछी जाती है। तो इस बार की जो थीम थी वो थी सोल्यूशन टू प्लास्टिक पोल्यूशन। इंपॉर्टेंट। तो प्लास्टिक पोल्यूशन पर इस बार बात की गई है और विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करना होता है। तो पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 400 मिलियन, क्यों है कि हमें प्लास्टिक का सोल्यूशन देना है, तो यहाँ पर बताया भी गया है कि पूरे विश्व में प्रतिवर्ष 400 मिलियन टन
400 मिलियन टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है। ये सिर्फ 50% का ही फिर से प्रयोग होता है और सिर्फ 10% की ही रिसाइकलिंग हो पाती है। सिर्फ आप देखिए कि इसमें से 10% की ही रिसाइकलिंग होती है, बाकी जो है वो वेस्टेज हो जाता है, जिसका कुछ भी नहीं किया जाता है। डेनिस फ्रांसिस यूएनजीए के 78वें अध्यक्ष चुने गए हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसके 78वें अध्यक्ष कौन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो त्रिनिदाद और टोबैगो के राजदूत डेनिस फ्रांसिस को 1 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। फ्रांसिस हंगरी के सिवाबा कारोसी की जगह लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर से इंपॉर्टेंट। तो अगर बात करें यूएनजीए की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत हुई थी, जिसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है, न्यूयॉर्क शहर में है। 193 इसमें सदस्य हैं। दक्षिणी कोरिया के एन ये यंग ने थाईलैंड ओपन जीता, पहली ही लाइन याद रखना है। अराकू कॉफी और काली मिर्च का जैविक प्रमाणीकरण मिला है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एडगर रिकेविंग्स लातविया के नए राष्ट्रपति, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पर्सन इन न्यूज एंड प्लेसेस इन न्यूज ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पर्सन इन न्यूज ये हो गया कि एडगर रिकेविंग्स लातविया, तो इनको कहां के राष्ट्रपति बने हैं, लातविया के राष्ट्रपति बने हैं। तो लातविया की संसद ने 31 मई 2023 को विदेश मंत्री एडगर रिकेविंग्स को नए राष्ट्रपति के रूप में चुना है। वर्ष 2019 से लातविया के राष्ट्रपति एग्लिस लेवितस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। फिर आपके पास है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टीसीएस और रिलायंस 2023 में शीर्ष भारतीय ब्रांड, रिपोर्ट ये कहती है हमें। अश्वनी कुमार यूको बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किए, जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। भारत ने 1 जून 2023 को ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सामरिक बल कमान से एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अग्नि 1 मिसाइल बहुत ऊंचाई से लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इस प्रक्षेपण के जरिए मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है। ठोस इंजन आधारित इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 900 किलोमीटर तक है। कितनी? 900 किलोमीटर तक है। देश में ही निर्मित है। 15 मीटर लंबी है और 12 टन इसका वजन है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अग्नि 1 से मिसाइल जो 4 तक है, अग्नि 1 से लेकर 4 मिसाइलों की रेंज 700 से 3,500 किलोमीटर तक है और उन्हें पहले ही तैनात किया जा चुका है। भारत ने पाकिस्तान को हराकर पुरुष एशिया जूनियर हॉकी कप जीता। इंपॉर्टेंट है पहली ही लाइन, ठीक है। किसको हरा करके जीता? तो भारत ने पाकिस्तान को हरा करके। अमरेंदु प्रकाश सेल के नए अध्यक्ष बने हैं, तो पहली न्यूज है। तो सेल की ये स्थापना कब हुई? तो उसकी स्थापना 19 फरवरी 1954 को हुई, जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये इंपॉर्टेंट है सेल। डॉक्टर विजय दड्डा द्वारा लिखित रिंग साइड नामक का विमोचन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्कृत विद्वान वेद कुमारी घई का निधन और महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया नमो शीतकारी महासमन योजना। भारत के रक्षा निर्यात में 2014 से 23 गुना बढ़ोतरी हुई है। तो भारत में जो रक्षा निर्यात है कि करीब 23 गुना की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है। भारत का रक्षा निर्यात 2013-14 में 686 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2022-23 में कितना हो गया है? 16,000 करोड़ तक पे पहुंच गया है। तो भारत में ये निर्यात है, कितनी निर्यात कर रही हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है थोड़ा बहुत। ज्योति याराजी ने टीम मीटिंग 2023 में स्वर्ण पदक जीता। ये भी आपकी पहली लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी यहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा मई का करंट अफेयर है ना, ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, जून का करंट अफेयर। तो जून का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। अब चलेंगे हम जुलाई के करंट अफेयर में। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एमसीक्यू जितने ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं उतने कीजिए और रिवीजन को छोड़ना नहीं है। बाकी आपसे मिलेंगे इस नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट।